चंद कब्रचूर खौफजदा होकर देखते हैं कि मकबरे की दीवार पर एक सूखी हुई लाश लटक रही है। ये अजीब मंजर देखकर सबके रूंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल वो लोग एक मशहूर सुनहरी खजाने की तलाश में जमीन के सैकड़ों मीटर नीचे एक तर्कशुदा कान में आए थे और यही जगह बदनाम जमाना 731 यूनिट का खुफिया अड्डा थी। इस जमाने में जंग जीतने के लिए उन्होंने एक हयातियाती वायरस तैयार किया और सिंकियांग से पकड़े गए कैदियों पर निहायत जालमाना तजर्बात किए, हता कि अपने ही फौजियों को भी तब्दील करने की कोशिश की ताकि एक ऐसी फौज तैयार की जा सके जो नाकाबिले शिकस्त हो। इंडोनेशिया के एक जजीरे पर वाक़ई ये तर्कशुदा कान इसी तहकीक का खुफिया मरकज़ था और कहा जाता है कि यहाँ मकामी तौर पर लूटा गया सोना भी दफन है। जापान की शिकस्त के बाद ये खजाना वहीं रह गया, लेकिन अगले कई दहाइयों तक किसी को इस कान का सही मकाम मालूम ना हो सका। 70 साल बाद एक गिरोह समुद्री डाकुओं का इस जजीरे पर रुका, जहां एक डाकू को इत्तेफाकना कान का रास्ता मिल गया, मगर जैसे ही वो अंदर गया एक नामालूम ताकत इसे जमीन के नीचे खींच ले गई। कुछ अरसे बाद ये खबर एक अमीर नौजवान तक पहुंची, जिसने खजाने के लिए एक मुसल्ला टीम को जजीरे पर भेजा। काफी तलाश के बाद टीम को कान का दाखिली रास्ता मिल गया, मगर वो अंदर जाने ही वाले थे कि एक और मुसल्ला गिरोह ने उन पर हमला कर दिया। मजबूरना टीम ने कान में पनाह ली, लेकिन एक दस्ती बम भी उनके पीछे आ गया जो आखिरी साथी के करीब फट गया, जिससे दाखिली रास्ता बंद हो गया और वो साथी अपनी एक टांग से महरूम हो गया। अब बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था, इसलिए टीम को मजबूरना अंदर की तरफ बढ़ना पड़ा ताकि कोई और रास्ता तलाश किया जा सके और साथ ही खजाने की तलाश भी जारी रखी जाए। जब वो एक लकड़ी के पिल से गुजर रहे थे तो अचानक कान के अंदर लाइट्स जल उठीं और एक अजीब और गरीब गाना सुनाई देने लगा। सब हैरान थे कि क्या कोई उनसे पहले यहाँ पहुंच चुका है। इस ख्याल से उन्हें खतरे का भी एहसास हुआ, मगर आवी ने कहा कि ये अच्छी खबर है, क्योंकि अगर कोई है तो बाहर निकलने का रास्ता भी होगा, और वैसे भी उनके पास आगे बढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं था। लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो एक निहायत खौफनाक जगह में दाखिल हो चुके हैं। पिल उबूर करने के बाद वो एक तंग राहदारी में पहुंचे, जहां हर चंद कदम पर एक दरवाज़ा था जिनके अंदर मुख्तलिफ तजर्बाती आलात मौजूद थे। दीवार पर लटके हिफाजती लिबास देखकर कप्तान घबरा कर गोली चला देता है। एक और कमरे में उन्हें कुछ तस्वीर मिलती हैं जो साबित करती हैं कि जापानी फौज ने यहाँ कैदियों पर जिंदा तजर्बात किए थे, मगर किसी ने इस पर ज्यादा तवज्जो ना दी क्योंकि इन मजालिम के बारे में सब पहले ही जानते थे। जब वो मवासलाती कमरे में आराम कर रहे थे तो अचानक खौफनाक वाकया पेश आया। दरवाजे पर खड़ा दाजवांग ये महसूस न कर सका कि इसके पीछे कोई साया मौजूद है, और जब वो मुड़ा तो वो साया गायब हो चुका था। इस वक्त आवी को अंदाजा हो गया कि ये जगह आम फौजी अड्डा खजाने का गोदाम नहीं बल्कि एक तजर्बाती मरकज है। आवी की बात सुनकर, जो कि एक तजर्बाकार साबिक बरतानवी फौजी था, तारीखदान अजय ने अमीर नौजवान की मुखालफत के बावजूद सच बताने का फैसला किया। इसने बताया कि ये कान दरअसल जापान की 731 यूनिट का हयातियाती हथियारों का खुफिया तहकीकी मरकज था और वो खुद भी इसी मकसद से यहाँ आई थी। अमीर नौजवान ने यह हकीकत इसलिए छपाई थी ताकि किराए के सिपाही पीछे न हट जाएं। हकीकत जानकर सब परेशान हो गए। आवी तो गुस्से में अमीर नौजवान को सबक सिखाना चाहता था, मगर अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। कप्तान ने दाजवांग के साथ मिलकर बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने का फैसला किया, जबकि अमीर नौजवान खजाने की तलाश में अपनी महबूबा के साथ आगे बढ़ गया और आवी, अजय और एक किराए के सिपाही को जख्मी साथी की देखभाल के लिए पीछे छोड़ दिया गया। मगर जैसे ही चंद लोग आगे बढ़े, जख्मी साथी ने एक अजीब आवाज सुनी। वो मुश्किल से उठकर देखने लगा तो हैरान रह गया कि ये आवाज़ इसके भाई की तरफ से आ रही थी। वो अभी दूसरों को बुलाने ही वाला था कि अचानक एक हाथ ने इसे नीचे खींच लिया। जब बाकी 3 लोग दौड़कर पहुंचे तो वो गायब हो चुका था, सिर्फ एक अजीब मखलूक की झलक नजर आई। आवी ने फौरन अजय से पूछा कि ये क्या चीज़ है, मगर वो भी लाइल्म थी। इसी दौरान बेताब एक किराए का सिपाही इसे बचाने के लिए नीचे कूद गया। मजबूरना आवी और अजय भी उसके पीछे गए। तंग सुरंगें इधर अलिफादेर फैली हुई थीं और हर तरफ खौफनाक चीखों की आवाज़ें गूंज रही थीं। जल्द ही उन्हें जख्मी साथी की लाश मिल गई, मगर वो सिपाही कहीं नजर न आया। आवी को एहसास हुआ कि यहाँ रुकना खतरनाक है और फौरन निकलना चाहिए। दूसरी तरफ वो सिपाही एक और सुरंग में मखलूक का पीछा करते हुए एक ज़ेरे ज़मीन गार में जा पहुंचा, जहां हर तरफ लाशें पड़ी थीं और एक बुरी तरह बिगड़ी हुई लाश भी मौजूद थी, जो दरअसल वही समुद्री डाकू था जिसका जिक्र शुरू में हुआ था। वो अपने साथियों को पुकार रहा था, मगर इसे मालूम न था कि मखलूक इस पर हमले के लिए तैयार है। जैसे ही मखलूक ने पीछे से वार करना चाहा, सिपाही ने फौरी रद्दे अमल देकर इसे मार डाला। लेकिन वो अभी संभल ही रहा था कि एक और मखलूक ने इस पर हमला कर दिया। अगरचे इसने इसे भी गिरा दिया, मगर उसका हथियार गिर गया और आंख भी जख्मी हो गई। इससे भी बदतर ये कि मजीद मखलूकात आ गईं। अंधेरे और खौफ में घिरा वो सिपाही अंधाधुंध फायरिंग करता रहा, मगर आखिरी गोली के साथ ही उसकी जिंदगी भी खत्म हो गई।
उधर कप्तान और उसकी टीम एक बड़े तजर्बागाह में पहुंचे, जहां मौजूद दस्तावेजात 731 यूनिट की तहकीक को जाहिर कर रही थीं और शेल्फ पर रखे इंसानी नमूने इस खौफनाक माजी की गवाही दे रहे थे। मगर उन्हें खबर न थी कि उनके पीछे दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा है, और जब वो बाहर निकलना चाहते थे तो खुद को अंदर कैद पाया। इसी दौरान अवी और आजन होश में आए तो देखा कि एक जापानी सिपाही गैस मास्क पहने उनके सामने खड़ा है, जिसने उन्हें पकड़ा था। वो उनसे यहाँ आने का मकसद पूछता है। खुशकिस्मती से आजा जापानी जुबान जानती थी और उससे बात करने लगी। इसी मौका का फ़ायदा उठाकर अवी ने अचानक हमला करके इसे काबू कर लिया। जब इसने सिपाही का मास्क उतारा तो इसका खौफनाक चेहरा देखकर हैरान रह गया, और सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि वो सिपाही पिछले पूरे 70 साल से इसी जगह मौजूद था। इस जापानी सिपाही को तो ये भी मालूम नहीं था कि जापान जंग हार चुका है, यहाँ तक कि अजय ने इसे जापान की हथियार डालने की वीडियो दिखाई। आहिस्ता आहिस्ता इसके जज्बात पुरसुकून हुए तो इसने उन्हें यहाँ पेश आने वाले तमाम वाक़यात के बारे में बताया। असल में बाहर जो मखलूक़ात थीं वो इब्तिदाई तजर्बात का नतीजा थीं, जिन्हें जंगी कैदियों पर हयातियाती वायरस आज़मा कर बनाया गया था। चूंकि इस वक्त वायरस मुकम्मल नहीं था, इसलिए वो इंसान अपनी अक्ल खो बैठे और बेहिस कत्ल करने वाली मशीन बन गए। बाद में बेहतरी के बाद उन्होंने ऐसे तजर्बात किए जिनमें मखलूक़ात को अक्ल तो मिली मगर उनकी लड़ने की ताकत कम हो गई। इस जापानी सिपाही को भी यही नया वायरस दिया गया था। लेकिन वो यही नहीं रुके, आखिरकार उन्होंने दोनों वायरसेस को मिलाकर एक ऐसी फौज तैयार कर ली जो ना मरने वाली थी। इसी दौरान दूसरी तरफ टीम के लोग जब रास्ता तलाश कर रहे थे तो उन पर भी मखलूक़ात ने हमला कर दिया। अमीर नौजवान फौरन ज़मीन पर गिर गया और उसके कंधे पर गहरा जख्म आ गया। कप्तान ने गोली चलाई मगर कोई असर न हुआ, बल्कि वो खुद भी मखलूक के नीचे दब गया। खुशकिस्मती से दाजवांग ने लोहे की सलाख से वार करके मखलूक को मार दिया। अमीर नौजवान की मरहम पट्टी के बाद वो दोबारा तलाश में लग गए और एक और कमरा मिला जहां दीवारों पर लटकी सूखी लाशों से साफ जाहिर था कि यहाँ कैदियों पर तजर्बात किए जाते थे। यह मंजर निहायत खौफनाक था। इसी दौरान अमीर नौजवान को एक गैर इस्तेमाल शुदा हयातियाती दवा मिली, जिसके अंदर चमकते हुए ज़रात देखकर इसे एहसास हुआ कि जिस सोने की वो तलाश कर रहा था वो दरअसल इसी वायरस का हिस्सा है। शुरू में वो मायूस हुआ, मगर उसकी महबूबा ने इसे समझाया कि अगर ये दवा इंसान को हमेशा जिंदा रख सकती है तो इसकी कीमत सोने से कहीं ज्यादा है। चुनांचे इसने चुपके से अपनी महबूबा से वो वायरस छुपा लेने को कहा। जल्द ही कप्तान और दाजवांग ने एक भारी दरवाज़ा खोल लिया, मगर सामने एक खौफनाक मंजर था। जैसे ही रोशनी हुई उन्होंने देखा कि सामने कतारों में खड़ी जापानी सिपाहियों की फौज मौजूद है, जो दरअसल 731 यूनिट की बनाई हुई ज़ुम्बी फौज थी। उनके दाखिल होने से वो सब बेदार हो गए और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगे। कप्तान ने गोली चलाने की कोशिश की मगर कोई फायदा ना हुआ। एक ज़ुम्बी ने तलवार से हमला किया। दाजवांग ने फौरन कप्तान को खींचकर पीछे किया, मगर खुद दरवाज़ा बंद करते हुए इसके सीने में तलवार घुस गई। इसकी कुर्बानी ने बाकी तीनों को भागने का मौका दे दिया। वो एक ज़ेरे ज़मीन रास्ते से होते हुए दोबारा इसी तंग सुरंग में पहुंचे और आगे बढ़ते हुए इस गार में जा निकले जहां वो किराए का सिपाही मारा गया था। एक कोने में कप्तान ने कुछ देखा। उन्होंने एक कोने में किराए के सिपाही की बुरी तरह टूटी फूटी लाश देखी, मगर अफसोस करने का वक्त भी ना मिला कि अचानक खूनखार मखलूकात ने उन पर हमला कर दिया। सख्त लड़ाई के बाद तीनों किसी तरह जान बचा कर निकले और इत्तेफाक से एक और रास्ते से होते हुए आवी और आशन से जा मिले। लेकिन अमीर नौजवान की हालत ठीक नहीं थी, क्योंकि इसे मखलूक ने जख्मी कर दिया था और वो बहुत कमज़ोर लग रहा था। इसकी महबूबा ने इसे बचाने के लिए फ़ौरन वो वायरस इसे इंजेक्ट कर दिया। जब तक बाकी लोग समझते बहुत देर हो चुकी थी। वो समझती थी कि जो वायरस मखलूकात को जिंदा रखता है वही इसके महबूब को भी बचा लेगा। मगर इसी वक्त ज़ुम्बी सामुराई दोबारा उनके पीछे आ गए। सब खौफजदा होकर भागने लगे, जबकि वो जापानी सिपाही गद्दार समझकर फ़ौरन कत्ल कर दिया गया। इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात यह थी कि खूनखार मखलूकात भी उन सामुराइयों के हुक्म पर चल रही थीं और उनके सर से पाबंदियां हटते ही वो और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो गईं। जल्द ही उन्होंने सबको घेर लिया और शदीद हमला किया। दो मजबूत साथी फ़ौरन गिर गए। अजय ने हिम्मत करके उनकी मदद की, मगर इसी दौरान अमीर नौजवान की महबूबा इसे लेकर भाग निकली और पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। उधर बाकी तीनों ने मुश्किल से मखलूकात को शिकस्त दी, मगर दरवाज़ा बंद होने की वजह से उन्हें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ा। दूसरी तरफ वो औरत ज़ख्मी अमीर नौजवान को घसीटते हुए एक सुरंग में ले गई और आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया।
मगर जैसे ही वो इसे लेकर निकलने लगी अमीर नौजवान वायरस के असर से ज़ुम्बी बन गया और होश खो बैठा और इसी वक्त इसने औरत को मार डाला। उधर बाकी 3 लोग भागते हुए ज़ुम्बी सामुराइयों से टकरा गए और मजबूरना एक कमरे में छप गए, मगर दरवाज़ा ज़्यादा देर तक न टूक सका। इसी दौरान अजय को एक निकासी का रास्ता नजर आया। कप्तान ने दोनों को बचाने के लिए खुद पीछे रहकर दुश्मन को रोकने का फैसला किया। जैसे ही आवी नीचे उतरा सामुराई अंदर घुस आए। कप्तान ने बहादुरी से मुकाबला किया, मगर आम इंसान होने के बाइस वो ज्यादा देर न ठहर सका और मारा गया। आवी और अजय निकासी के रास्ते से होते हुए पानी के अंदर एक रास्ते तक पहुंचे और किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुए। अजय जब पानी से बाहर निकली तो वो एक झील के किनारे थी और इसे लगा कि वो बच गई है, मगर अचानक पानी से आवी के बजाय एक खौफनाक ज़ुम्बी सामुराई बाहर आया। थकी हारी अजय अब भाग नहीं सकती थी। इसने आखिरी कोशिश के तौर पर मुकाबला किया, मगर सब बेसूद साबित हुआ और वो भी मार दी गई। इसके बाद मजीद ज़ुम्बी सामुराई आहिस्ता आहिस्ता पानी से बाहर निकल